इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। ओटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन बल्फोर घोषणा में, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप में यहूदियों का पलायन बढ़ गया क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों के बसाने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का जो प्रस्ताव प्रसारित किया, उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया था। फिर 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला भी बोल दिया। इस लड़ाई में फिलिस्तीनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजरायली सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इसके इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। फिर युद्ध अगले साल शांत हुआ। ज्यादातर हिस्सा देखा जाए तो फिलिस्तीनियों ने गंवा दिया था। इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फिलिस्तीनियों ने कहा कि यह अल नकबा यानी तबाही है। 1948 की जंग में फिलिस्तीनी का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मिस्टाइन लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है जहां करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब है। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल है जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। दोस्तों, यरूशलेम विवादित क्षेत्रों का केंद्र में से है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ठनी हुई है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। आखिर दोनों अपना दावा भी करते हैं। यहाँ की अल-अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, दोनों के लिए बेहद अहम है और पवित्र। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए अल हराम अल शरीफ है। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल माना गया है, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद के जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी उतना ही अपना मानते हैं। इस परिसर का मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का अधिकार है। अल-अक्सा मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवादित होता रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ जिसमें कई जाने गई थी। यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम को यहाँ केवल एंट्री मिलती है, लेकिन इबादत करने पर पाबंदी लगी है। पिछले दिनों यहूदी सफल उत्सव सुक्कोत में दौरान यहूदियों और इजरायली कार्यकर्ताओं ने यहाँ का दौरा किया था, तो हमास ने इनकी निंदा की थी। हमास का आरोप था कि यहूदियों ने यथास्थित समझौते का उल्लंघन कर यहाँ प्रार्थना की है। 2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। 15 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाले हमास के मुखिया अभी इस्माइल हानिये हैं। बताया जाता है कि वे कतर की राजधानी दोहा से इसकी कमान संभालता है। फंडिंग की अगर बात करें तो ईरान सबसे आगे है, क्योंकि ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है। ईरान पर हमास को उकसाने का आरोप लग रहा है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल को खत्म कर नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है हमास। पूरे इलाके को फिलिस्तीन घोषित कर यहाँ पर इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख रहा है। दूसरी ओर इजराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प ले लिया है। दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के नागरिक बड़ी ढाल बनकर देश सेवा का जज्बा दिखा रहे हैं। इजराइल में रहने वाले से लेकर विदेशों में काम करने वाले भी सेना ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें नेता अभिनेता से लेकर हर नागरिक दिलचस्पी दिखा रहा है।
एयरपोर्ट से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक फुल है। सभी देशों के इजरायली लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों बुरा इस बात का लगता है कि जो लोग भारत में रहकर हमास का समर्थन कर रहे हैं उन्हें बस यह सोचना चाहिए कि ये वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। सभी लोगों को आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि भारत को भी आतंकवाद ने बहुत कुछ छीना है। ऐसे में गद्दारों को जरा सा भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। हमास ने इजराइल पर हमला किया, ये गलत हुआ कि सही? आपको प्रूफ है वो मुसलमान ने करा है? प्रूफ है आपके पास वो मुसलमान कर रहे हैं? प्रूफ है? क्या प्रूफ है? ऐसे प्रूफ है? हाँ, शो करो। क्योंकि इजराइल ने भारत के बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या कोरोना काल, अगर सच्चे दिल से कहा जाए तो भारत आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि देश के कट्टरपंथी मानसिकता वाले चंद लोग लगातार फिलिस्तीनी आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन खुलकर हमास के समर्थन में नारे लगा रहे, प्रदर्शन कर रहे। इन लोगों का कहना है कि कई सालों से इजराइल फिलिस्तीन और उसके लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने एक बार भी देश के रुख के साथ खड़े हुए इजराइल पर हमास के आतंकी हमले का विरोध तक नहीं किया। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। भारत के इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग मजहबी नारे लगाकर हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, हिंदुस्तान के कुछ मुस्लिम इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने तक की बात कर रहे हैं। इन लोगों को हमास के आतंकियों का बर्बर कृत्य बहादुरी का काम लगता है। समझ नहीं आता कि हमास जैसे बर्बर आतंकी संगठन के लिए नारेबाजी करके या भड़काऊ भाषण देकर भारत में कट्टरपंथी मौलाना क्या साबित करना चाहते हैं। क्या वे आतंक के साथ है? आतंकियों के साथ देने वाले को भी आतंकी माना जाता है, तो क्या उन्हें भी आतंकी मान लिया जाए? भारत में शोर शराबा करके ये लोग उस इजराइल पर दबाव नहीं बना पाएंगे जिसके नागरिक युद्ध लड़ने के लिए दूसरे देशों से चलकर इजराइल आ रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इजराइल मरकर जिंदा हुआ राष्ट्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों यहूदियों का नरसंहार किया था। यहूदियों के पास रहने के लिए ना तो अपना देश था और ना ही अपनी कोई पहचान बची थी। फिर फिलिस्तीन के कुछ गांवों में आकर ये बस गए, लेकिन फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र था और वे यहूदियों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए फिलिस्तीनियों ने यहूदियों पर जमकर अत्याचार किए। फिर 1945 आते आते फिलिस्तीनी मुस्लिमों और यहूदियों के बीच टकराव तेज हो गया। इस मामले में समाधान के लिए ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र लेकर चला गया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि फिलिस्तीन को बांटकर 2 मुल्क बना दिया जाए। बाद में 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के 2 हिस्से बांट दिए गए। इसी के साथ जन्म हुआ इजराइल का। इसके बाद इजरायलियों ने अपनी खोई पहचान, संस्कृति और भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत परिश्रम किया। हिब्रू इजराइल की राष्ट्रीय भाषा है जो धरती से विलुप्त हो गई थी, लेकिन इजरायलियों ने इसे दोबारा जिंदा किया। वही फिलिस्तीन के ये बंटवारा स्वीकार नहीं था, तो वे बदला की आग में अभी तक झुलस रहे और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा इजराइल हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। पर ना समझ लोगों को कैसे समझाया जाए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी अपनी मानसिकता की बात होती है। क्योंकि कश्मीर में हिंदुओं के अत्याचार पे सभी को सांप सूंघ जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पे अगर बात कर लिया जाए तो कलेजे पे सांप लौटने लगते हैं। खैर, इजराइल तो हमास को छोड़ने वाला तो है नहीं। आने वाले समय में सभी देख ही लेंगे। और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो जरूर आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।